मोदी 3.0 सरकार बन चुकी है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र भी शुरू हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी को मिला झटका अलर्ट कॉल की तरह है। खासकर यूपी से आए नतीजे, जिन इलाकों को भगवा गढ़ माना जाता था, जिस सीट को लेकर बीजेपी निश्चिंत थी, वहां से मिली हार की वजहों को तलाशने के लिए अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक्टिव हो चुका है। 2025 में संघ अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है, लेकिन यूपी के नतीजों से वो चिंतित है। परिणाम के आने के करीब एक हफ्ते बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में चुप्पी तोड़ी, तो कई गंभीर सवालों के साथ उनमें गूढ़ नसीहत की झलक भी थी। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। लखनऊ से करीब 800 किलोमीटर दूर नागपुर से मोहन भागवत ने जो संदेश दिया, उसके कई भावार्थ निकाले जाने लगे, लेकिन इन सब के बीच संघ के प्रचारक यूपी में एक्टिव हो चुके हैं। लखनऊ में आरएसएस की समीक्षा बैठक चल रही है। पूर्वी क्षेत्र के संघ पदाधिकारियों की 4 दिनों की इस मीटिंग में कई अहम एजेंडों पर चर्चा होनी है। इसमें अगले साल संघ की स्थापना के 100 साल पूरा करने के मौके पर शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारियों के साथ गुरु दक्षिणा कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हो रही है। बैठक में शाखाओं के विस्तार के साथ ही दलितों पिछड़ों में पैंठ बढ़ाने को लेकर भी मंथन होना है। यूपी में अगर 29 सीटों की चोट बीजेपी को लगी, तो इसमें एक बड़ा हिस्सा पूर्वांचल का रहा। पूर्वांचल की 27 सीटों में से पिछले चुनाव में इस क्षेत्र की 27 सीटों में से बीजेपी ने 18 और उसकी सहयोगी अपना दल एस ने 2 सीटें जीती थीं। यानी पूर्वांचल की 27 सीटों में 20 सीटें एनडीए के हिस्से में आई थी, जबकि इस बार इस इलाके में बीजेपी को सिर्फ 10 सीटें ही मिली। वैसे अगर देखें तो यूपी में करारी हार की एक बड़ी वजह उम्मीदवारों का चयन भी रहा है। कई प्रत्याशियों का रिपोर्ट कार्ड खराब होने के बावजूद उन्हें फिर से टिकट देकर मैदान में उतारा गया। सिर्फ वाराणसी और मिर्जापुर मंडल में बीजेपी की परफॉर्मेंस को देखें तो स्थिति और साफ हो जाती है। आजमगढ़ मंडल की लालगंज सीट 2019 में बीजेपी हारी थी। इस चुनाव में भी यहां हार मिली। आजमगढ़ सीट को बीजेपी पिछले चुनाव में जीत नहीं पाई और इस बार भी रिजल्ट वही रहा। घोसी में पिछली बार की तरह ही बीजेपी कमल नहीं खिला पाई। 2019 में जिस बलिया को बीजेपी ने जीता था, वो इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में पहुंच गई। यानी आजमगढ़ मंडल की 4 सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ। वाराणसी मंडल में बीजेपी सिर्फ वाराणसी की सीट जीत पाई, वो भी पीएम मोदी की वजह से, वरना मछली शहर और चंदौली को भी गंवा दिया। जबकि गाजीपुर और जौनपुर 19 के नतीजे नहीं बदल पाए। मिर्जापुर मंडल के मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, भदोही यानी तीनों सीटों पर 2019 में एनडीए का कब्जा था, लेकिन इस बार रॉबर्ट्सगंज को गंवा दिया। इसे खराब प्रदर्शन के बाद अब संघ पूर्वांचल में सक्रिय हो चुका है। 2 हफ्ते पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का 4 दिनों के लिए गोरखपुर में प्रवास के बाद अब लखनऊ में संघ की बैठक को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। लखनऊ में संघ की इस बैठक में भले ही मुद्दा शताब्दी वर्ष की तैयारियों का हो, लेकिन सूत्रों का दावा है इस बैठक में ये भी कहा जा रहा है कि आखिर कैसे सभी जातियों और वर्गों को संघ से जोड़ने के लिए लगातार संपर्क और समन्वय बनाया जाए। इतना ही नहीं, इसके साथ एक बार फिर दलित बस्तियों में सामाजिक समरसता के कार्यक्रम चलाने, उनके समस्याओं के समाधान करने पर चर्चा हो रही है। बैठक में गांव-गांव तक साप्ताहिक मिलन, संघ टोली और नियमित शाखा लगाने का काम तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत भी बताई गई है। चुनावी नतीजों के बाद यूपी में एक नैरेटिव बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है। वो ये है कि 10% ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा साइलेंट होकर बीजेपी के खिलाफ चला गया। इसकी वजह चंदौली सीट पर महेंद्र नाथ पांडे का पब्लिक कनेक्ट कम, तो बलिया सीट पर सनातन पांडे को समाजवादी पार्टी और भदोही पर ललितेश मणि त्रिपाठी को टीएमसी से टिकट मिलना फैक्टर माना जा रहा है।
ये फैक्ट है कि बीजेपी के हिस्से वाली 33 सीटों में सबसे ज्यादा 8 ब्राह्मण ही सांसद बने हैं। 2019 के चुनाव में करीब 75% ब्राह्मण वर्ग ने बीजेपी को वोट किया था। बाकी 25% वोट दूसरी पार्टियों में बंटा था। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, जीतने वालों के मुकाबले बीजेपी के हारे हुए ब्राह्मण कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है। यूपी में 5 सीटों पर बीजेपी के ब्राह्मण कैंडिडेट के खिलाफ अखिलेश ने कुर्मी दांव खेला। ये वोटर बीजेपी का माना जाता रहा है, लेकिन इस बार कुर्मी पटेल भी खिसक गए। संघ भी ये फीडबैक ले रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मोहन भागवत एनडीए सरकार की वापसी का जिक्र तो करते हैं, लेकिन संघ को चुनावी प्रचार में घसीटे जाने पर सवाल उठाते हैं। यूपी का रिजल्ट बीजेपी के लिए सेटबैक की तरह है, मगर योगी आदित्यनाथ के लिए मौका, और ये मौका महज 2.5 साल बाद 2027 के चुनाव में आने वाला है। उन्हें इस नैरेटिव को तोड़ना है कि संघ का काडर बीजेपी से नाराज है। माना जाता है कि यूपी में योगी को टोन सेट कराने में संघ की बड़ी भूमिका रही है। 2017 में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद योगी को सीएम बनाने में भूमिका संघ की मानी जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में संघ की सलाह पर ही योगी के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी, और फिर 2022 में भी आरएसएस ने ही योगी के लिए यूपी चुनाव का एजेंडा सेट किया। मगर 2024 के चुनाव में संघ ने वैसी सक्रियता नहीं दिखाई जिसकी जरूरत थी। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी और संघ के बीच की दूरी जमीन पर बढ़ती गई। संघ ने राजनीतिक मुद्दों या रणनीति को लेकर अपनी भूमिका और सलाहों को बेहद सीमित कर लिया। चुनावी जमीन पर संघ ने खुद को समेट लिया। बीजेपी नेताओं के साथ होने वाली बैठकों से दूरी बना ली। नतीजा ये हुआ कि जो महत्वपूर्ण फीडबैक संघ की तरफ से बीजेपी को मिलता था, वो नहीं मिला। संघ ने खुद को वैचारिक कार्यक्रमों तक समेट लिया। चुनाव में संघ तटस्थ रहा। लेकिन संघ की चुप्पी का टूटना और उन मुद्दों पर बोलना जो मुद्दे बीजेपी को असहज करते रहे हैं, क्या इशारा करता है? क्या संघ ये फैसला ले चुका है कि 10 साल के बाद धीमी हुई बीजेपी की विजय रफ्तार को एक बार फिर वो तेज करने को लेकर कमर कस चुका है? टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? लेकिन आधुनिक विद्या, टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ। 24 के नतीजों पर संघ का मुखर होकर बोलना और अब एक्शन में आ जाना ये बताने के लिए काफी है कि पराजय को विजय में बदलने के लिए संघ प्रतिबद्ध हो चुका है। रही बात संघ की आलोचना की, तो वो बनती भी है, क्योंकि चाहे 2014 या 2019 के लोकसभा चुनाव रहे हों या फिर 2017 या 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव, संघ की सक्रिय भूमिका ने एक बड़ी विजय बीजेपी के नाम लिखी थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच के कमाल के कोऑर्डिनेशन ने 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भी जीत में बदल दिया था। इसमें संघ की ओर से प्रांत टोली से लेकर विभाग कार्यवाह प्रचारक जिला समन्वयक तक एक्टिव हो गए थे। वहीं संघ और बीजेपी के बीच समन्वय और सलाह विधानसभा समन्वयक से लेकर बीजेपी के प्रभारी मंत्री और राष्ट्रीय संगठन मंत्री के बीच बखूबी रही। संघ पराजय की समीक्षा और विश्लेषण कर अब आगे की रणनीति बनाने को लेकर आगे बढ़ चुका है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो बातें हैं वो ये कि संघ ने कौशाम्बी, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़ सहित प्रदेश की लगभग 25 सीटों के उम्मीदवारों पर असहमति जताई थी। तो क्या कई ऐसे फैसलों में जिसमें संघ की रजामंदी नहीं ली गई और ये यूपी में बीजेपी को भारी पड़ गया? अगर देखें तो फिलहाल संघ एक आलोचक के साथ ही आगे के रास्ते तय करने को लेकर निर्णायक भूमिका की तरफ बढ़ता दिख रहा है।
जो लोग कयास लगाते हैं कि नागपुर से फोन जाता होगा और बात होती होगी, ये बिल्कुल गलत बात है। एक तो वहां काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता सब मेरी आयु के हैं, तो मेरे से सीनियर है, और संघ कार्य का जितना मेरा अनुभव है कदाचित उससे अधिक अनुभव उनको राजनीति का है। उनको अपनी राजनीति चलाने के लिए किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं है, हम सलाह दे भी नहीं सकते। परिचित है तो हालचाल पूछते हैं, उनको सलाह चाहिए तो वो पूछते हैं, अगर हम दे सकते हैं तो हम देते हैं, परंतु उनके राजनीति पर हमारा कोई प्रभाव नहीं, सरकार की नीतियों पर हमारा कोई प्रभाव नहीं है, वो हमारे स्वयंसेवक है। लेकिन बीते 10 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि संघ अब यूपी समेत कई राज्यों में बीजेपी की बड़े आंकड़ों में दिखने वाली हार और इससे निकलते संदेश को लेकर गंभीर हो चुका है। बीजेपी की कम सीटों के आने के पीछे की वजह जो मोटे तौर पर जो संघ के नेता बता रहे हैं वो है अहंकार। तो क्या इसी के चलते टिकट वितरण में मनमानी हुई, जमीन स्तर पर उम्मीदवारों के मिले फीडबैक की अनदेखी हुई, संघ से संवादहीनता भी बड़ी वजह रही, दलित वोटर्स को न साथ पाना और बीजेपी कार्यकर्ताओं को निश्चिंत होकर बैठ जाना भी वजह रही। ये भी कहा जा रहा है कि स्थानीय नेतृत्व के सुझाव को दरकिनार करना भी बीजेपी को भारी पड़ा। बीजेपी इस बार अति उत्साह में थी, उसे उम्मीद ये थी कि अपने स्टार चेहरों, कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों के फोर्स के भरोसे इस बार वो 400 पार के गणित को बिठा लेगी। इस अति आत्मविश्वास ने कहीं न कहीं प्रत्याशियों के चयन और संघ बीजेपी के बीच की चर्चाओं के बीच एक बैरियर का काम किया। लेकिन नतीजों के बाद जिस तरह से संघ एक्टिव हो चुका है, उससे अब ये तय है कि यूपी में बीजेपी अपने घर दुरुस्त करने में देर नहीं लगाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.